सैयद भाई, तो ये है वो रिसाला जिसका जिक्र बहुत आम हो चला है। जी भाई रायशंकर, मैंने इसका नाम असबाब बगावत हिंद रखा है। इसके कुछ पन्ने हैं, मेरे ख्याल से आपने कुछ पढ़ा तो होगा इसके बारे में। जी जी। तो मुझे बताएं कि आपके जहन में इसको पढ़ने के बाद क्या खाका बनता है। जी, मैंने इसे पूरा पढ़ा है और इसे पढ़ के पता लगता है कि इसके मुख्य बिंदु इस बारे में है कि इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत किन कारणों से है। और ऐसे कुछ 5 मुख्य कारण हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तानियों में अंग्रेजी सरकार के इंटेंशंस को लेकर भ्रम यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का होना। दूसरी बात, उन कानूनों को लागू किया जाना जो यहाँ के लोगों के दस्तूर और अकीदों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। तीसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो यहाँ के लोगों के हालात और मुश्किलात को लेकर बिल्कुल नहीं बनाई गई। चौथा, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग पॉलिसीज का लागू किया जाना। और पांचवा, फौज में बद इंतजामी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों को लेजिस्लेटिव काउंसिल से निकाल दिया गया। और उसके बाद कुछ ऐसा असर बस 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 बस। जब आप मेरे रिसाले से भाई रायशंकर इतना कुछ समझ चुके हैं तो मुझे ये कामिल यकीन है कि आवाम और सरकार भी जरूर समझेगी। मेरा भी यही मानना है कि ये 6-7 मोटी मोटी बातें हैं जिनकी वजह से फौज में बदइंतजामी फैली और लाखों लोगों का कत्ल हुआ, करोड़ों लोग बेघर हो गए और हमेशा के लिए हिंदुस्तानियों के माथे पे बागी और गद्दार का तमगा लगा दिया गया। लेकिन सैयद भाई, मुझे मालूम चला है कि आपने इस पैम्फलेट की कॉपीज मैडम विक्टोरिया के साथ साथ लंदन के सांसद के हर ओहदेदारों और मेंबर्स को भेजी। आपको डर नहीं लग रहा अंग्रेजी सरकार आपके विरुद्ध हो जाएगी? डर तो नहीं है, लेकिन ये जो कॉपियां मैंने छपवाई थी वो बहुत तादाद में थी, लगभग 300। अब मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी बची है। मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि मेरा खुदा मेरी इस काविश को कबूल फरमाए। जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा। मैं भी यही प्रार्थना करूंगा, आपकी सारी दुआएं कबूल हो। अब आप आराम कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मिस्टर खान, तुमने जो रिसाला लिखा है वो पब्लिक को हमारे खिलाफ करने वाला और बगावत कराने वाला है। तुमने लोगों को भड़काया इसके जरिए। तुम ये कहना चाह रहे हो कि हिंदुस्तानियों ने बगावत नहीं की, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। You must be punished for publishing such an inflammatory material. माफ कीजिएगा हुजूर, गुस्से में सही बात भी गलत ही नजर आती है। जो फौजी नाफरमानी हुई, मेरा ये मानना है कि फौज के तौर तरीकों को ना समझ पाने की वजह से। इसीलिए मैंने ये रिसाला लिखा ताकि लोग समझ सकें कि किस तरीके से ये बगावत जिसको आप नाम दे रहे हैं वो फैली। मैंने इस पैम्फलेट को पढ़ा है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। मिस्टर खान ने जो लिखा है वो सब सच है। I do not agree with Barrister Beatty. आपकी क्या राय है? मुझे भी ऐसा लगता है। मिस्टर खान ने जो असल में हमारे फायदे की भी चीजें लिखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पैम्फलेट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मिस्टर खान, तुमने किसी साइंटिफिक सोसाइटी को स्टार्ट करने की तैयारी करी है? जी हुजूर, मेरा ये मानना है कि किसी कौम की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो जदीद उलूम पर महारत हासिल ना कर ले। और हमारी जुबानों में जदीद उलूम पर किताबें नहीं हैं, इसलिए इस साइंटिफिक सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है। Yes, you are right, Mr. Khan. किसी के लिए कुछ भी नया सीखना उनकी लैंग्वेज में आसान हो सके, इसलिए हिंदुस्तानियों को उन्हीं की लैंग्वेज में एजुकेशन मिलनी चाहिए। हुजूर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, उर्दू ज़ुबान में और दूसरी हिंदुस्तानी ज़ुबान में जदीद उलूम पर किताबें लगभग नापैद हो चुकी हैं। हम हिंदुस्तानियों को अगर तरक्की करनी है तो अंग्रेजी को और मॉडर्न साइंस को अपनाना पड़ेगा। मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं, यही बात मैं आवाम के सामने भी कह सकता हूं।
सर सैयद अहमद खान पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो गलत साबित हुए। उनको बाइज्जत बरी किया जाता है और उनको फ्यूचर में बिना सरकार की मंजूरी के ऐसे किसी भी रिसाले को पब्लिश करने से पहले सरकार को बताना होगा और साथ ही उनका मुरादाबाद ट्रांसफर किया जाता है। अहमद भाई, यकीन मानिए, जब से आपके पैकेट कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पे इंग्लिस्तान में मुकदमा चला है, तब से आपकी भाभी घर में गम और पुराने किले के भैरव मंदिर में ज्यादा पाई गई है। दिन रात आपकी सलामती के लिए पूजा पाठ करती रहती है। मैं अभी उन्हें जाके बताऊंगा कि अपने इस व्रत के सिलसिले को खत्म कर दे। अब उनके जेठ जी को कुछ नहीं होने वाला। भाई राय शंकर, ये औरतें होती ही फिक्रमंद, ऐसा ही कुछ हाल हमारी बेगम का भी है। हफ्तों से रोजे नवाफिल में मशगूल। पारसा बेगम, देखा आपने अपने राखी भाई और भाभी का हमसे मोहब्बत का आलम? बेशक, बेहद दर्दमंद, और भाई होने का फर्ज शंकर भाई और भाभी ने बखूबी अदा किया है। हम लोग बेनियाज हैं, इनका साथ हमारी बकरी बता रही है। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अपनी बाकी भाभी का व्रत खुलवाने के लिए मिठाई भिजवाती हूँ। हाँ भाई, मैं महसूस कर सकता हूँ आप इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। अब आगे और कुछ नहीं होगा। उन्होंने आपको जो सजा देनी थी दे दी, आपको मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया। अब इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। भाई, हम तो आजाद हो गए, लेकिन हमारी कौम का क्या बनेगा? कौम? क्या आपका कोई मित्र अभी भी गिरफ्तार है? किसी और को भी जेल हुई? इस कौम को गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं। इसने तो खुद ही जहालत की बेड़ियां पैरों में पहन रखी। इसको सलाखों के पीछे ले जाने की जरूरत ही नहीं। इसने तो जहालत के और फिजूल रसूमात के जिंदान में खुद को कैद कर रखा। वे इत्तेहाद के लिए जानी जाने वाली ये कौम फिरकों में इस तरीके से तब्दील हो गई है कि एक मसलक को मानने वाले लोग दूसरे मसलक के खिलाफ कुफ्र के फतवे अपनी जेबों में लिए टहलते हैं। तहारत, सफाई जिनका आधा ईमान कही जाती थी, उनके मोहल्ले, घर गलाजत और गंदगी की मिसाल बन गए। अफीम, चरस, गांजा, शराब की लानतें तो पहले ही थी। मुखबरी और मुफ्तखोरी की मर्ज ने इनको दीमक की तरह खा रखा। अरे दोस्तों और दुश्मनों में बिल्कुल फर्क महसूस नहीं कर पाते। कुव्वत बर्दाश्त खो चुके हैं। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे को मरने और मारने पर आमादा रहते हैं। भाई, ये कौम अपने आप को एक उम्मत कहती थी, लेकिन मौलवियों ने और दीन के ठेकेदारों ने इनमें इतनी नाइत्तेफाकियां पैदा कर दी है कि एक गिरोह दूसरे गिरोह को जानी दुश्मन हो गया। छोटी छोटी बात पर कौम का और मिल्लत का बड़ा नुकसान करने से इनको कोई गुरेज नहीं। भाई राय शंकर, ये जज की कुर्सी मेरे लिए कांटों का ताज बनी जाती। होता रहता है शब रोज यही तमाशा मेरे आगे। भाई, अगर हमने आज इनका साथ नहीं दिया, इस कौम का हाथ नहीं थामा, तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। हम भी इन्हीं की तरह अपने मादा, अपने बच्चों के लिए जिए और मरे। हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। सैयद भाई, अहमद भाई, आपका कौम के लिए दर्द, ये फिक्र, आप हौसला रखिए। मैं आपके साथ हूँ, आप हौसला रखिए। आइए। तारीख में दो शख्सियात ऐसी हैं जिनकी कम उम्री में बालों का सफेद होने का जिक्र मिलता है। एक मुगल बादशाह शाहजहां है, जिनकी अपनी मलिका मुमताज महल की मौत के बाद उसकी याद में बाल सफेद हो गए। तो दूसरे सर सैयद हैं, जिनकी भी कम उम्री में तमाम बाल कौम की बदहाली के गम में सफेद हो गए और उन्हें वक्त से पहले ही बुजुर्गी आ गई। 1860 में मुरादाबाद में एक बहुत खौफनाक कहर पड़ा। सर सैयद और उनका पूरा खानदान रिलीफ कैंप्स में दिन रात
कहर और भुखमरी से बदहाल लोगों की खिदमत करते रहे। इसी बीच सर सैयद की बेगम को कोई ऐसा मर्ज, ऐसी बीमारी लगी कि वो बच नहीं सकी और उनका मुरादाबाद में इंतकाल हो गया। 1861 में असारुस्सना का दूसरा इलेक्शन आया। 1864 में आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी को कायम कर डाला। अप्रैल 1864 ही में आपका अलीगढ़ तबादला हो गया और यहां आकर भी अपने मिशन की खातिर एक लम्हा भी न सुस्ताए। और सबसे पहले जो लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं उनका एक दूसरे से तारुफ करवाते चलें। नवाब इमादत खां बहादुर, आप गाजीपुर से तशरीफ लाए और गाजीपुर में आपने एक मदरसा गुलशन स्कूल के नाम से कायम करने में सैयद साहब की मदद फरमाई। मौलवी अब्दुल अहद मुरादाबाद से, और आपने वहाँ पर 1864 में एक विक्टोरिया हाई स्कूल के नाम से एक स्कूल कायम करने में सैयद साहब की इमदाद की। आप साहिबान राजा शिव प्रसाद और राजा शंभू नारायण बनारस से तशरीफ लाए। आप दोनों ने सैयद साहब की बनारस की मुलाजिमत के दौरान वहाँ पर एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल कायम करने में आपका हाथ बढ़ा और आप तालीमी मैदान के माहिर मिस्टर रॉबर्ट क्रॉस, और आपको कौन नहीं जानता, मेरे हम नवा, मेरे दोस्त नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब, मैं इनको भाई नहीं सकता। इनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से। अजीज साथी, हमारा आप सबको यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है कि मैं यहाँ अलीगढ़ में एक साइंटिफिक सोसाइटी को कायम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस कौम को जदीद तालीम पर महारत हासिल होगी, आने वाला कल उसी कौम का होगा। सैयद भाई, आप इस बार कॉलेज या स्कूल की जगह एक साइंटिफिक सोसाइटी क्यों कायम करना चाहते हैं? आपका सवाल फितरी है, बहुत सही सवाल है। देखिए, हर इल्म की बुनियाद किताबों पर मबनी है और जदीद उलूम पर हिंदुस्तानी जबानों में किताबें लगभग नापैद हो चुकी हैं। हम इस साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए अंग्रेजी में छपने वाली किताबों का तर्जुमा उर्दू में कराएंगे। यूरोप में जो नई साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही है, उनको हिंदुस्तानियों से रोशनास कराना बेहद जरूरी है। बेशक कौम को इस जमाने के मुताबिक तालीम देना और यूरोप की उम्र में राइज करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमसे यह कहा गया है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो बेशक जाओ। नए दौर में पुरानी शिक्षा पद्धति काम नहीं कर पा रही है और इसको बदलने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पा रहा है। सामाजिक बाधाएं अबूतियां हमारे समाज में बहुत दृढ़ है। मुसलमानों की सल्तनत चली गई, वो बड़ी पस्ती का शिकार हो चुके हैं, परंतु मान्यवर हिंदुओं की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन राजा जी, मुसलमानों की कंडीशन बहुत खराब है, हिंदुओं से बहुत ज्यादा। देखिए, सन 17 अक्टूबर 1817 में मेरी पैदाइश हुई और ठीक उसी साल डेविड हैरे ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कायम कर दिया, जहां उन्हें डिरेजो जैसा शानदार प्रोफेसर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश रेडिकलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म पढ़ाने वाला एक्सपर्ट मिला। जी, और 1830 को राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल को अर्जी दी थी कि स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में से विज्ञान और गणित को भी मिलाया जाए। और अलमिया ये है कि 1839 में मुसलमान 8000 मौलवियों के साइन करा के पेश करते हैं हुकूमत को कि हमें तालीम नहीं चाहिए। सोचिए, राजा राम मोहन राय किसी कॉलेज की देन है। ब्राह्मण समाज की जिन्होंने नींव रखी, सती प्रथा को खत्म किया और विधवाओं की दूसरी शादी की नींव भी रखा। कैसे कैसे शानदार लोग ये हिंदू कॉलेज पैदा कर रहा है। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती और न जाने ऐसे ही कितने लायक और फायद लोग हिंदू कॉलेज की बदौलत हमारे यहाँ मौजूद हैं। इन साहिबान से थोड़े से इख्तलाफ के अलावा मेरी बड़ी अच्छी कुर्बत है, बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती तो बनारस में मेरे गरीब खाने कई बार तशरीफ भी लाए। सैयद भाई, इन लोगों के किन विचारों से इख्तिलाफ है आपको? देखिए, राजा राम मोहन राय और उनके हमनवाओं के नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वालों से, और मेरे नजदीक कौम का मतलब सारे हिंदुस्तानियों से।
मुसलमान चंद मुट्ठी भर आए, यही पैदा हुए, यही पले बड़े और यही की मिट्टी में मरे। हम दोनों ने ही यहाँ की आबो हवा में सांस ली है और यही की पैदावार हम खाते हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं के सैकड़ों रीति रिवाज अपना लिए और हिंदुओं ने भी मुसलमानों की बहुत सारी आदतें ले ली। यहां तक कि हम दोनों ऐसे मिले कि हमने एक नई जुबान उर्दू पैदा कर ली, जो ना पहले मुसलमानों की कभी जबान थी और ना ही पहले हिंदुओं की थी। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसानी वजूद के दो हिस्से होते हैं, उसके दिल का ख्याल, उसकी श्रद्धा, उसकी इबादत। जिसकी वो पूजा करता है, जिसकी वो परस्तिश करता है, इबादत करता है, उसके भगवान का हिस्सा, उसके खुदा का हिस्सा। और दूसरा उसके जिस्म का हिस्सा, उसका खुद का हिस्सा लोगों के साथ अखलाक, पड़ोसियों के साथ बर्ताव, खुदा की बनाई गई मखलूक के साथ उसका रहन सहन, उसका खुद का हिस्सा। अगर खुदा के हिस्से को खुदा पर छोड़ दें और अपने हिस्से से ही मतलब रखें तो दर हकीकत हम दोनों अहले वतन एक ही कौम है। साथ रहेंगे तो तरक्की होगी, जिद और अदावत हम दोनों को ही तबाह कर देने वाली। इस कार्य खैर को अंजाम देने के लिए ये खादिम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। एजुकेशन, नॉलेज और भी कल्चर ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना हासिल किया जाए उतना कम है। लेकिन एक कंजर्वेटिव इंसान जो रिसर्च इनोवेशन से दूर रहता है, जाहिल इनोवेशन रहता है और एक्सपीरियंस और रिसर्च ये बताता है कि पूरे हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना के बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी तक 33 मुस्लिम राज्य हैं। सुन लीजिए, ये मिस्टर रॉबर्ट क्रॉस क्या कह रहे हैं कि इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ 33 मुसलमान ग्रेजुएट्स हैं। This means that there is only one Muslim graduate for 1000 square miles of land. सैयद साहब, आपकी किताब में मैंने पढ़ा था कि तुगलकाबाद में 40 घास काटने वाले घसियारे रहते हैं। 40 के 40 मुसलमान थे और 40 सुल्तान आदिल शाह तुगलक की औलाद है। चूंकि गदर के बाद कौम के अंदर अंग्रेजों को लेकर नफरतें बढ़ गई, लिहाजा उनसे जुड़ी हर चीज से उन्हें नफरत हुई, यहाँ तक कि अंग्रेजी जबान से भी वो नफरत करने लगी। और आज तकरीबन तमाम उलूम अंग्रेजी जबान में महफूज हैं, सो हमारा पिछड़ना यकीनी है। ऐसे हालात में सैयद साहब का ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि वो दकियानूसी निज़ाम तालीम, उसका आज के दौर में कोई फायदा नहीं। अफसोस है कि हमारी कौम डूबी जा रही है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। अफसोस, अमरूद थूकते हैं और जहर निकलते हैं, हाथ पकड़ने वाले का हाथ झटक देते हैं और मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल देते हैं। वो पुराना निज़ाम तालीम बेहद उस दौर के लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो तीलियां जिस डोर से बंधी थी वो टूट गई हैं। सूखे और मुरझाए हुए दरख्तों की जड़ों में पानी देने की जरूरत है। सूखे पत्तों पर पानी छिड़कने से ये दरख्त फिर से हरा भरा नहीं होने वाला। लिहाजा अब आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि सैयद साहब की इस मुहिम में, कि जिसका नाम उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी दिया है, इनके शाना बशाना खड़े हो जाएं और इनका साथ दें। हजरत, जरा इस अलमिया पर गौर कीजिए कि सन 1444 में प्रिंटिंग प्रेस यानी छापखाना ईजाद हुआ। हमने उसकी खुली मुखालफत की, औरतों के स्कूल और कॉलेज जाने की मुखालफत की, जिसके नतीजे में हम 200 साल पीछे चले। सैयद साहब, नौबत तो ये आन पहुंची है जाहिल और कम पढ़ी लिखी औरतों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा भाई, आप इस तरीके से भरी महफिल में हमारी भाभी जान का मजाक नहीं उड़ा सकते। पंद्रह अगस्त 1867 को सर सैयद ने वर्नाक्युलर यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए एक प्रपोजल सरकार को भेजा।
जी हाँ, 15 अगस्त 1867 को, जिसकी मुसलमानों ने मुखालिफत की, सरकार को घबराहट हुई और आनन फानन में सर सैयद का तबादला अलीगढ़ से बनारस कर दिया गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बनारस में स्मॉल कॉजेस कोर्ट के जज की हैसियत से जो पहला मुकदमा आपके सामने आया, वो था आधुनिक हिंदी के बाबा जनक बाबू भारतेंदु हरीश चंद्र का। आपने मामूली पेनल्टी के साथ हरीश चंद्र को बरी कर दिया। कोई अंग्रेज जज होता तो हरीश चंद्र लंबे नाप दिए जाते। बनारस होम्योपैथिक हॉस्पिटल कायम करके किसी तालीमी इदारे को कायम करने की सोच ही रहे थे कि विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद मंजर आम पर आ गई, जिस पर खुदा के रसूल पर बड़ी बेहुदा तनकीद की गई। आम मुसलमान भड़का हुआ था और सर सैयद भी बेचैन थे, तो मौजूद तारीखी निजाम से दिल नहीं माना। विलियम म्योर की किताब का जवाब और जदीद तालीमी इदारों के मुतालिक अपने सवालात का जवाब ढूंढने के लिए लंदन का सफर जरूरी ख्याल करने लगे। आप अपने बड़े बेटे हामिद और छोटे बेटे महमूद के साथ सफर के लिए तैयार हो गए और वहां के कयाम के अखराजात का मसला था। गदर में सारा माल और असबाब लुट चुका था, बस एक घर ही है, ये फकीर उसे ही बेचने के लिए खड़ा हो गया।
दिल्ली के 2 रईस इज्जतदार रायशंकर दास और सैयद अहमद खान बैठे हैं। तुम हमारे बेटे ना होते तो तुम्हारी क्या मार दी जाती। तुम मार दीजिए ना, नबी से इसका इजाजत से कपड़ा निकालने लगा बाबा, वरना हुजार दुश्मन ना था कि विलियम लॉर्ड हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी पर तो एक नजर किताब लिखता है और हम यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। बस बाबा आप मुझे इजाजत दीजिए, बाबा जान आप मुझे इजाजत दीजिए। बाबा जान का देंगे खून से और निकल जाएगी। खामोश हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए। जिस नबी के नाम का दम भरे फिरते हैं, जानते भी हैं उस पर नाजिल होने वाली किताब में क्या लिखा है कि जिसने एक भी मासूम का कत्ल किया तो उसने सारे आलम के इंसानों का कत्ल किया। विलियम लॉर्ड ने अपनी किताब में नबी के नाम पर गुस्ताखी की है ना, तो किताब का जवाब किताब से दिया जाएगा और कलम का जवाब कलम से, ना कि इस तलवार से। मैं लिखता हूँ किताब। विलियम लॉर्ड ने जिन किताबों के हवाले दिए हैं उनका मुताला करने के लिए इंग्लिस्तान जाना चाहिए, जहाँ के अखराजात में जो रकम जो पैसा दरकार है उसकी अदायगी के लिए मैं तुम्हारे वालिद साहब के पास अपना ये आबाई मकान बेचने के लिए आया। जी, आपके वालिद के गुजर जाने के बाद हालात कुछ ऐसे नहीं। मैंने इनसे खूब कहा कि मुझसे उधार ले ले, मगर भाई रायशंकर नहीं, आप और आप जैसे दोस्त और अहबाब मुझे कर्ज तो दे सकते हैं, लेकिन नबी के नाम के लिए मुझे ये सफर और अमल की जो सआदत नसीब हुई है, मुझे अपने ही मालूम मेहनत से अदा करना है, सो अदा करना है। मैं नबी की अजमत को अपने बुजुर्गों की आखिरी निशानी से ज्यादा अजीज रखता हूं। मैं नबी की 37वीं नस्ल से हूं। अगर नबी के नाम की हुर्मत के तहफ्फुज़ में सब कुछ लुटा बैठूं, फकीर हकीर होकर मर जाऊं, तब भी इत्मीनान रहेगा कि शायद हौज़े कौसर से ये आवाज लगाई जाए कि वो फकीर हकीर सैयद अहमद जो अपने नबी के नाम की हुर्मत के तहफ्फुज़ में तिल तिल तरस कर मर गया, हाजिर हो। तो मैं कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वारसी साहब, आप मेरा ये गरीब खाना खरीदें। जिंदाबाद, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुम करीम। लेके मुझसे नैना, लेके मुझसे नैना, लेके मुझसे नैना, खुदा बुद्दीर मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा बुद्दीर मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, मोहम्मद शम्मा में बिलबूद जब जाए कि मन बूदम नैना, लेके मुझसे नैना, लेके मुझसे नैना, लेके प्रेम मटी का मदबा पिलाई के, प्रेम मटी का मदबा पिलाई के, मतवाली कर दी मुझसे नैना, पिलाई के मतवाली कर दी रे मुझसे नैना, पिलाई के साब पिलाई सब दी रे मुझसे नैना, पिलाई के छाप तिलक सब दी रे मुझसे नैना, पिलाई के। अगस्त 1869 को हिंदुस्तान के साबिका गवर्नर जनरल की सिफारिश पर सर सैयद को इंडियन ऑफिस की एक शानदार तकरीब में CSI सिताराए हिंद का टाइटल दिया गया। लंदन पहुंचते ही विलियम लॉर्ड की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब लिखने के लिए सर सैयद ने लाइब्रेरीज की खाक छानी शुरू कर दी। 6 माह तक 18 घंटे मुसलसल बैठने की वजह से उनके पैरों पर जख्म आ गई थी जो ताज जिंदगी रही। लेकिन मार्च 1870 में लाइफ ऑफ मोहम्मद और उर्दू में खुतबात अहमदिया को शाये किया
वही हुआ जिसका डर था। उस जमाने पर सर सैयद पर उस जमाने के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल पहुंचा दी। मौलाना जमालुद्दीन अफगानी ने ऐलान कर दिया कि सर सैयद लंदन में कहां से हलाल क्या गोश्त खाते होंगे वगैरह वगैरह। और ये कि सर सैयद बच्चों को साइंस इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि साइंस अल्लाह के वजूद को इनकार करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया है। उस जमाने में साइंस के इल्म को नेचर या फितरत का इल्म कहा जाता था। सर सैयद को लोग नेचरी बाबा कहने लगे। मैंने सिर्फ इस ख्याल से सफ़र किया कि जिस कौम के हालात दुरुस्त हो उसका मुताला करना चाहिए। नहर सोस बनाने वाला इंजीनियर डेसेप्स जहाज में मेरा हम सफ़र था। उसको लोगों की दरख्वास्त थी कि नहर का नाम उसी के नाम पर रखा जाए। उसने कहा इस कैनल का नाम मेरे नाम पर नहीं बल्कि मेरे मुल्क के नाम पर कैनल ऑफ फ्रांस होना चाहिए। काश मेरे वतन में भी ऐसे लोग होते जो कौमी खिदमात को ज़ाती नाम व नमूद से अलहदा रखते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भाई मेहदी, जब भी मैंने कोई उम्दा चीज़ देखी, जब भी मुहज़्ज़ब आदमियों को देखा, जहाँ कहीं उम्दा मकानात देखे, जब कभी खेल कूद ऐश व आराम के जलसे देखे, यहाँ तक कि जब कभी किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना मुल्क अपनी कौम याद आए और निहायत रंज हुआ कि हाय मेरी कौम ऐसी क्यों नहीं। जब आप कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की आलिशान इमारतों से गुजरे, जब बेले हिल के लेक्चर रूम आपने देखे, जब फिनर के मैदान में तलबा को क्रिकेट खेलते हुए देखा, जब चरविल के सायादार दरख्तों के दरमियान तलबा को चहल कदमी करते और अपनी फिक्रो नज़र को वुसअते फराहम करते हुए पाया, जब ऑक्सफोर्ड यूनियन क्लब में उन्हें सरगमे गुफ्तगू पाया तो उनका दिल बेचैन हो उठा। भाई मैंने अपने मुल्क में यही लंदन में रहते हुए तालीम का खाका तैयार करना शुरू कर दिया। भाई मेहदी, तुम यहाँ होते तो देखते कि तालीम औलाद का क्या फायदा है, इल्म क्यों कराता है और कोई कौम किस तरह तरक्की हासिल करती है। लेकिन जैसा कि लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं तो मुझ काफिर मरदूद और गर्दन मरोड़ी हुई मुर्गी खाने वाले और कुफ्र की किताबें छापने वाले कौन सुनेगा।